वेलकम टू अवर चैनल टेक थ्रस्ट। आज का वीडियो होगा मेरा होगा प्राणियों में पोषण। हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2। एनसीईआरटी क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2 कौन सा? प्राणियों में पोषण। प्राणियों में पोषण हमने देखेंगे। पहले हमने चैप्टर में देख लिया कौन सा? पादपों में पोषण। अब देखेंगे हम प्राणियों में पोषण। प्राणियों में पोषण क्या कहता है, देखते हैं इसके बारे में हमने देखते हैं। पादप, आपने पिछले कक्षाओं में पढ़ा है कि पादप भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा, पादप जो है अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना सकते हैं, परंतु प्राणी ऐसा नहीं कर सकते। प्राणी अपना भोजन प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से पादप पर निर्भर होते हैं। प्राणी अपना भोजन नहीं बना सकते। प्राणी अपना भोजन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से किस पे? पादप पर निर्भर रहते हैं। कुछ प्राणी सीधे ही पौधे का भक्षण करते हैं, जबकि कई अन्य जंतुओं को अपना आहार बनाते हैं। जैसे पौधे खाते हैं, कुछ जंतु पौधे और तथा जंतु दोनों खाते हैं। याद रखिए, कुछ पौधे तथा जंतु दोनों को खाते हैं। प्राणियों के पोषक में पोषक तत्वों की आवश्यकता के अंतर्गत की विधि और शरीर में इसके उपयोग की विधि सन्निहित सम्मिलित है। अब देखेंगे हम इसके बारे में आगे क्या दिया हुआ है। अब क्या दो, जैसे देखिए यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट और कुछ संघटक जटिल पदार्थ, परंतु जंतु इन जटिल पदार्थों का सीधे उपयोग इसी रूप में नहीं कर सकते, अतः उन्हें सरल पदार्थों में बदलकर आवश्यकता है। जैसे मनुष्य जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट को डायरेक्ट नहीं लेते हैं। उन्हें वो कार्बोहाइड्रेट को जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तूर करके विघटित करके अपने उसको संग्रहित करते हैं। हम देखते हैं परिवर्तित होना या टूटना विखंडन कहलाता है तथा इसे प्रक्रम को पाचन कहते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट को अगर कोई जंतु अगर कार्बोहाइड्रेट को ग्रहण करता है तो उसको क्या करेगा? विघटित करेगा। विघटित करने का मतलब कि उसको जटिल जो है उसको सरल पदार्थों में तोड़ देगा, तोड़ करके उसको अपने न्यूट्रिशन को ग्रहण करेगा, और इसी प्रक्रम को क्या बोलते हैं? पाचन बोलते हैं। तथा इसी प्रक्रम को पाचन बोलते हैं। जैसे विघटित होगा, टूट गया तो क्या होगा? पाचन हो जाएगा। भोजन के अंतर्गत की विधि विभिन्न जीवों में भिन्न होती है। मधुमक्खी व मर्सर पक्षी, हमिंग बर्ड पौधे का मकरंद चूसते हैं। जैसे कौन सा हो गया? कौन से हो गए? मधुमक्खी तथा मरमर पक्षी। जैसे हमिंग बर्ड पौधे का मकरंद चूसते हैं। मानव एवं कुछ अन्य जंतु में शिशु में माँ का दूध पीते हैं। अजगर जैसे सर्प वंश के प्राणी अपने शिकार की सूचना समूचा निगल जाते हैं। कुछ जलीय प्राणी अपने आसपास पानी में तैरते हुए खाद्य कणों को छानकर भक्षण करते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है कि किस तरह से ये दिया हुआ कि कौन से जीव किस तरह से जीव हैं जो अपना भोजन को किस रूप में लेते हैं। जैसे हो गया मधुमक्खी हो गया, तो मधुमक्खी और हमिंग बर्ड फूलों के रस को चूसते हैं, पौधे का मकरंद को चूसते हैं। मानव हो गया, मानव के छोटे बच्चे हो गए डायरेक्ट शिशु जो है माँ का दूध पीता है। अजगर जैसे सर्प वंश प्राणी अपने शिकार को समूचे निगल जाता है। कुछ जलीय प्राणी अपने आसपास पानी में तैरते हुए कणों को छान कर पीते हैं। अब देखते हैं इसके बारे में, आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। हाँ देखिए, एक अद्भुत तथ्य आपको बताना चाहते हैं। स्टारफिश एक क्या है? तारामीन मछली है। एक कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करते हैं। कैसे? तारामीन जो है स्टारफिश जो है कैल्शियम कार्बोनेट के कवच वाले जितने जंतु है उसका आहार करते हैं। कवच खोलने के बाद यह अपने मुख से अपना आमाशय बाहर निकालता है तथा जंतु के कोमल भागों को खाता है। आमाशय अपना शरीर में चला जाता है और तथा आहार धीरे धीरे पचते रहता है। ये किस में हो जाएगा? स्टारफिश के बारे में बताया गया है। अब देखते हैं मानव में पाचन किस तरह से होता है। मानव में पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है? पहले तो क्वेश्चन यही पूछा है कि मानव में पाचन स्टार्ट कहाँ से होता है। देखते हैं, हम अपने मुख द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करते इसे पचाते हैं तथा फिर इसका उपयोग करते हैं।
आहार का पचा भाग मल के रूप में निष्कासित किया जाता है। क्या आपने कभी यह जानने के प्रयास किया है कि शरीर के अंदर भोजन का क्या होता है? जो भोजन एक सतत नली से गुजरता है जिसको क्या बोलते हैं? जिसे मुख गुहिका बोलते हैं। जो भोजन सतत नली से गुजरता है जिससे मुख गुहिका करते हैं। मुख गुहिका से प्रारंभ होकर कहाँ तक जाता है? गुदा तक जाता है। यदि नली में विभिन्न भागों में बढ़ता है, विभिन्न भागों कौन कौन से हम देखते हैं यहाँ पे? विभिन्न भाग हमने देखे हैं कहाँ से कि भोजन का ट्रांसफॉर्मेशन होता है किस तरह से होता है। जैसे देखते हैं, पहले भोजन कहाँ जाएगा? मुख गुहिका में जाएगा। उसके बाद कहाँ जाएगा? ग्रास नली में जाएगा। ग्रास नली के बाद कहाँ जाता है? अमाशय में जाता है। अमाशय के बाद कहाँ जाता है? क्षुद्रांश। क्षुद्रांश किसको बोलते हैं? छोटी आंत को बोलते हैं। उसके बाद बृहदांत्र बोलेंगे। उसके बाद मल द्वार हो जाएगा और गुदा हो जाएगा। ये कभी कभी जो है एग्जाम में डायरेक्ट दे देता है कि भोजन का क्रम दे देगा कि कैसे कैसे भोजन का क्रम होता है। जैसे मुख गुहिका जाएगा, भोजन पाचन का क्रम दे देगा। कहाँ से? मुख गुहिका में जाएगा। मुख गुहिका के बाद कहाँ जाता है? ग्रास नली में जाता है। ग्रास नली के बाद कहाँ जाता है? अमाशय में जाता है। अमाशय के बाद कहाँ? छोटी आंत। छोटी आंत के बाद बड़ी आंत। बड़ी आंत के बाद मल द्वार जाता है। इस तरह से क्रोनोलॉजी ऑर्डर दे दिया जाता है एग्जाम में डायरेक्ट जितना क्वेश्चन है डायरेक्ट क्रोनोलॉजी ऑर्डर दे देगा और दे करके ऑप्शन वाइज में पूछ लेगा आपको कि भोजन के पाचन का क्रम बताइए, तो क्रम यही हो जाएगा। क्रम जो है यही देगा। जितना क्वेश्चन बनता है मैक्सिमम क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही देखने को मिलता है, इसलिए एनसीईआरटी को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे भोजन विभिन्न निर्माण होता है, जैसे जैसे भोजन विभिन्न भागों में गुजरता है, जैसे जैसे भोजन विभिन्न भागों में गुजरता है उसके विभिन्न घटकों का पाचन भी क्रमिक रूप में होता है। अमाशय में आंतरिक भिक्षु क्या होती है? क्षुद्रांश तथा आहार नाल के संबंध विभिन्न ग्रंथियाँ जैसे कि लाला ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय, पाचक रस स्रावित करता है। कौन कौन से? लाला ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय, पाचक स्रावित करता है। पाचक रस जटिल पदार्थों को उनके सरल रूप में बदल देता है। आहार नाल में संबंध ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करता है। जैसे कि देखिए कौन कौन से बोलते हैं पाचक ग्रंथियाँ कौन कौन से? पाचक ग्रंथियाँ कौन कौन से हो जाएगी? लाल ग्रंथि हो जाएगी, यकृत हो जाएगी, अग्नाशय हो जाएगी। कहाँ से है? पाचक रस स्रावित करता है ये सब। और पाचक रस का स्रावित का काम क्या है? जो काम करता है क्या? जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तुर करके और न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर करके बाहर निकाल देता है सब। यही है, ये बाहर नहीं निकलता है। इसका डायरेक्ट क्या है कि जटिल पदार्थों को सरल पदार्थ में तुरता है। जैसे हमने पहले एग्जांपल देख लिए कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट को जंतु लेता है तो उसको क्या करता है? जंतु लेता है तो जटिल पदार्थों कार्बोहाइड्रेट जटिल पदार्थ है उसको तोड़ करके क्या करता है? सरल पदार्थों में कन्वर्ट करता है। तो सरल पदार्थ में कन्वर्ट करने का किसका काम है? लाल ग्रंथि, यकृत और अमाशय का काम है। लाल ग्रंथि, यकृत और अमाशय का काम क्या है? लाल ग्रंथि, यकृत और अमाशय में जो रस स्रावित होता है, पाचन रस स्रावित होता है, उसका काम क्या है? जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ देना। बस यही इसका क्वेश्चन देता है। और इससे ये सबसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है। जैसे आप देख सकते हैं भोजन का देख सकते हैं, मुख गुहिका हो गया, लाल ग्रंथि यहीं पे मुख गुहिका में होता है। ग्रास नली हो गया, यकृत हो गया, पित्ताशय हो गया, अमाशय हो गया, अग्नाशय हो गया, क्षुद्रांश हो गया, क्षुद्रांश, बृहदांत्र, मल द्वार और गुदा। इस तरह से भोजन का पाचन का क्रम दिया हुआ है, आप देख सकते हैं इसमें। फर्स्ट हम देखेंगे कौन सा? मुख एवं मुख गुहिका के बारे में देखेंगे। मुख गुहिका क्या है? भोजन का अंतर्ग्रहण भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है। आहार को शरीर के अंदर लेने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अंतर्ग्रहण कहलाती है। कभी कभी ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि आहार को कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो मुख के द्वारा होता है। आहार को शरीर के अंदर लेने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? आहार को शरीर के अंदर लेने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? अंतर्ग्रहण बोलते हैं। आपको ये दे देगा क्योंकि एनसीईआरटी का लैंग्वेज है, कभी कभी दे देता है, जो इसको देख लेना बहुत अच्छा है। हम दांतों की सहायता से चबाते हैं तथा यांत्रिक विधि द्वारा उसे छोटे छोटे टुकड़ों में पीस डालते हैं। प्रत्येक दांत मसूड़े के बीच अलग अलग गतिका में धंसा होता है। हमारे दांतों की आकृति भिन्न भिन्न है तथा इसके कार्य में भिन्न भिन्न है। इसके लिए उन्हें अलग अलग नाम दिए गए हैं। इसके लिए सबका, जैसे कि दांत का है, दांत का अलग अलग नाम दिया गया है। देखते हैं हम इस दांत के नाम के बारे में देखते हैं कौन कौन से हैं। कृदंक हो गया, कृदंक के बाद होता है रदनक हो गया, अग्र चवर्णक, कृदंत, रद चवर्णक,
अग्रच्वर्णक और च्वर्णक। इसको इंग्लिश में हम देखेंगे, इंग्लिश में याद करना बहुत आसान है। इंसीजर, कैनिंग, प्रीमोलर, मोलर। इंसीजर को बोलता है, क्या बोला जाता है? कृतंक, क्योंकि ये एनसीईआरटी का लैंग्वेज है, आप इसको बहुत अच्छा तरीके से देखिएगा कि क्या बोल रहा है। कृतंक, रदनक, अग्रच्वर्णक और च्वर्णक। आप इसी तरह से इसको याद कीजिएगा। कृतंक, पहले कृतंक हो जाएगा, रदच्वर्णक, अग्रच्वर्णक और च्वर्णक। इसी तरह से देखते हैं हम आगे। हमारे मुख में क्या होती है? मुख में लाल ग्रंथि होती है। लाल ग्रंथि कहाँ होती है? मुख में होती है। लाला ग्रंथि लिखा हुआ है। लाला ग्रंथि को ही लाल ग्रंथि बोला जाता है। कभी कभी एग्जाम में लाला ग्रंथि दे देगा या लाल ग्रंथि दे, तो डोंट कन्फ्यूज। इसमें क्या है? हमारे मुख में लाला ग्रंथि होती है, जो लाल ग्रंथि स्रावित करती है। क्या आपने जानने की कोशिश की कि लाला रस का भोजन पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसके बारे में देखते हैं। जैसे देखिए दूध के दांत तथा अस्थायी दांत के बारे में बताया गया है कि आपको याद है कि कुछ वर्ष पूर्व आपके दांत गिरने लगे थे। हमारे दांतों का प्रथम सेट सैस्वलक में निकलता है। प्रथम सेट जो हमारा एक क्वेश्चन एग्जाम में देगा, हमारे दांतों का प्रथम सेट कब निकलता है? तो सैस्वलक में निकलता है। तथा लगभग 8 वर्ष की आयु तक ये सभी दांतें गिर जाते हैं, तो इन्हें दूध के दांत कहते हैं। इन दांतों के स्थान पर दूसरे दांत निकलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? अस्थायी दांत बोलते हैं। सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के अस्थायी दांत पूरे जीवन भर रहते हैं तथा यदि वृद्धावस्था में प्रायः गिरने लगते हैं। जैसे अगर प्रथम जो दांत आता है, सेट आता है, उसको क्या बोलते हैं? शैशव काल। प्रथम दांत का सेट कब निकलता है? शैशव काल में निकलता है और ये 8 वर्ष की आयु तक रहते हैं। 8 वर्ष की आयु के बाद 8 वर्ष की आयु तक सभी दांतें गिर जाते हैं। इन्हें दूध के दांत कहते हैं। दूध के दांत के स्थान पर दूसरे दांत निकलते हो, क्या होता है? अस्थायी दांत होते हैं और यह वृद्धा तक रहते हैं, प्रायः वृद्धा में गिरने लगते हैं। अब देखते हैं मिठाइयाँ और दंत क्षय के बारे में देखते हैं। हमारे मुख में जीवाणु पाए जाते हैं, परंतु उसमें हमें कोई हानि नहीं होती। फिर भी खाने के पश्चात यदि हम दांत एवं मुख साफ ना करें तो मुख में अनेक हानिकारक जीवाणु वास करके वृद्धि करने लगते हैं। ये जीवाणु दांतों के बीच फंस जाते हैं। ये जीवाणु जो है दांतों के बीच फंस जाते हैं और शर्करा का विघटन कर अम्ल निर्मित करते हैं। जानने के लिए आप एक अम्ल क्या जैसे दिया हुआ, ये दंत क्षय विघटित कर सकते हैं, आप अध्ययन में देख सकते हैं। और क्या बोल रहा है? अम्ल धीरे धीरे दांत के क्षति पहुंचाते हैं, इसे दंत क्षय कहते हैं। यदि समय रहते इसका उपचार न किया जाए तो दांतों में असहाय पीड़ा होने लगता है तथा चरम अवस्था में टूटकर गिर जाते हैं। चॉकलेट, ठंडे पेय, चीनी युक्त मिठाइयों व अन्य पदार्थ दंत क्षय के मुख्य उपयोगिता हो सकते हैं। अब क्या दिया हुआ है? नोट दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन कम से कम 2 बार ब्रश करना, दातुन करनी चाहिए तथा कुछ भी खाने के तुरंत बाद कुल्ला करना चाहिए। मुख के अंदर गंदी अंगुली तथा बिना धुली वस्तु नहीं डालनी चाहिए। देखिए कितना इंपॉर्टेंट बात इसमें दिया हुआ है। अब देखते हैं हम इसका क्या लिखा हुआ है। तो ये तो दिया हुआ है किसके बारे में? प्रशिक्षण के बारे में, किसी चीज़ के विलयन के प्रशिक्षण के बारे में दिया हुआ है। लाल रस चावल के मंड को शर्करा में बदल देता है। लाल रस जो है, लाल रस नहीं, लाला रस को ही लाल ग्रंथि लाल रस बोला जाता है। लाला रस चावल के मंड को शर्करा में बदल देता है। जब जीभ एक मांसपेशी अंग है जो पीछे की और मुख गुहिका के आधार होता है, जुड़ी होती है। इसका अग्र भाग स्वतंत्र होता है और किसी भी दिशा में मुड़ सकता है, क्योंकि जीभ के कार्य ज्ञात है। हम बोलने के लिए भी जीभ का उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त यह भोजन को लार में मिलाने का कार्य करता है तथा निगलने में भी सहायता करता है। जीभ द्वारा ही हमें स्वाद का पता चलता है। जीभ पर स्वाद कलिकाएँ होती हैं। जीभ का पता लगता है। जीभ पर स्वाद कलिकाएँ होती है, जिसकी सहायता से हम विभिन्न प्रकार के स्वादों का पता लगाते हैं। जैसे कि अब देखेंगे हम कौन सा भोजन नली को, ग्रसिका को देखेंगे। मुख गुहा से आ गया। मुख गुहा के बाद किस में आता है? ग्रसिका में आता है। तो हम ग्रसिका के बारे में देखते हैं। ग्रसिका क्या बोल रहा है? ग्रास नली अथवा ग्रसिका से जाता है। निगला हुआ
निगला हुआ ग्रास नली अथवा ग्रासिका से आता हुआ है। ग्रासिका में गले में एवं बछ में होती है। ग्रासिका की भित्ति संकुचन के भोजन नीचे की ओर सरकता है। वास्तव में संपूर्ण आहार नाल संकुचित तो होती रहती है। क्या बोलते हैं, वास्तव में संपूर्ण आहार जो है संकुचित होती रहती है। संकुचित होकर ही भोजन को नीचे की ओर ढकेला जाता है। कभी कभी हमारा आमाशय खाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं करता, फलस्वरूप बमन द्वारा उसे बाहर निकालते। ऐसे घटना याद कीजिए कि जब भोजन के बाद बमन किया हो तथा उसके कारण विषय में सोचिए। जैसे इसमें क्या दिया हुआ है देखिए, भोजन जो है भोजन करने के बाद कहाँ जाता है, ग्रसिका में जाता है। ग्रसिका के बाद कहाँ जाता है, आमाशय में। जब अगर अनपचा भोजन होता है, नहीं पचता है, तो बमन दो उल्टी के द्वारा इसी के द्वारा ही बाहर निकलता है। और भोजन जो है ग्रसिका में किसी संकुचित होकर, जैसे कि संकुचित होकर इसमें बाहर आता है, अंदर आता है, आमाशय में आता है। अब देखें आमाशय के बारे में देखते हैं। आमाशय के बारे में देखें कि आमाशय क्या है। आमाशय के बारे में देखें। आमाशय छोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना है यह चपटा तथा जे की आकृति का होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार देखने को मिला है। कौन सा, कि आमाशय की आकृति किस तरह का होता है। आमाशय की आकृति जे की थैलीनुमा संरचना है जिसकी आकृति जे की आकृति का होता है तथा आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। और ये भी देख लीजिए कि आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग कौन सा होता है, आमाशय होता है। आमाशय की आकृति कैसी होती है, जे की टाइप की आकृति होती है। हम आपको आमाशय दिखाएंगे किस तरह से होता है। यह एक कोरकी से, यह एक योर ग्रास नली से, जैसे यहाँ पे देखने को मिली। आमाशय जो है एक कोरकी से ग्रास नली से जुड़ा हुआ है, ग्रास नली के साथ जुड़ा है तथा दूसरी ओर क्षुद्रांश छोटी आंत से जुड़ा होता है। कभी कभी आप जल्दी भोजन खाते हैं तथा खाते समय आप बात करते हैं, आपको खांसी उठती है, यह हिचकी आती है अथवा घुटन का अनुभव होता है। यह खाद्य के श्वसन नली में प्रवेश करने के कारण होता है। श्वसन नली नासिका से आने वाली वायु को फेफड़ा तक ले जाती ही है, ग्रसिका के साथ साथ चलती है, परंतु ग्रसिका में वायु एवं भोजन मार्ग एक ही होते हैं। देखिएगा, ग्रसिका में जो होता है वायु एवं भोजन मार्ग एक ही होता है। वायु मार्ग जो तो फेफड़ा में चलाता है, भोजन मार्ग कहाँ चलाता है, आमाशय में चलाता है। फिर भोजन को श्वसन नली में प्रवेश करने से किस प्रकार रोका जाता है। भोजन निगलने के समय मांसल रचना वॉल्व का कार्य करती है। जो इसका मांसल रचना जो वॉल्व का कार्य करती है, जो श्वास नली को ढक देती है। जैसे कि अगर भोजन को हमें आमाशय में भेजना है तो श्वास नली वाला जो पार्ट है वो वाला को ढक देता है। मांसल जो संकुचित होकर के चलता है, मांसल ढक देता है श्वास नली वाला को, तो इसमें चलाता है और ढक जाते हैं तथा भोजन को ग्रसनी में भेज देता है। संयोगवश यदि भोजन के कण श्वास नली में प्रवेश कर जाते हैं, अगर इन केस अगर भोजन के कण जो है श्वास नली में प्रवेश कर जाती है, मतलब कि दम घुटने लगता है, तो हमें घुटन का अनुभव होता है तथा हिचकी आती है या खांसी उठती है। तो बी अवेयर, धीरे धीरे खाएं। धीरे धीरे खाने से ऐसा नहीं होने वाला है। आमाशय का आंतरिक स्तर सश्लेष्मा। आमाशय का आंतरिक स्तर जो है सश्लेष्मा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाचन रस स्रावित होता है। सश्लेष्मा अग्नाशय के आंतरिक स्तर में सुरक्षा प्रदान करता है। सश्लेष्मा आमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है। अम्ल अनेक ऐसे जीवाणु को नष्ट करता है। जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ से निकलता है, तो आमाशय से निकलता है। आमाशय अनेक ऐसे जीवाणु को नष्ट करता है जो भोजन के साथ साथ वहाँ से पहुँचते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है आमाशय में उपस्थित होता है और जो भोजन में जो कीटाणु है उसको नष्ट करने का कार्य करता है तथा यह सभी माध्यम में अम्लीय बनाता है और पूरे भोजन को क्या करता है, अम्लीय बनाता है, जिससे पाचक रस को क्रिया करने में सहायता मिलती है। पाचक रस मतलब पाचक रस जठर रस प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है। जो पाचक रस जो है प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है। अब देखते हैं हम इसके बारे में, इसके अग्नाशय के बारे में हम देख लिया। अग्नाशय की आकृति किस तरह का होता है, जे आकृति का होता है। जे आकृति का होता है। आमाशय में क्या होता है, सश्लेष्मा होता है, वहाँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलता है तथा पाचक रस स्रावित होता है। सश्लेष्मा जो है आमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है। अम्ल अनेक ऐसे जीवाणु को नष्ट करता है जो भोजन के साथ आता है, जो मनुष्य के लिए हानिकारक होता है तथा यह माध्यम को अम्लीय कर देता है, पूरा भोजन को अम्लीय करता है। जैसे कि उल्टी आने पे, उल्टी खाए हुए भोजन के जैसे ही आप खाते हैं, अगर उल्टी आता है तो खट्टा लगता है, वही होता है कि अम्लीय होता है, अम्ल टाइप का होता है, जिसमें पाचक रसों को लिया जाता है।
पाचक रसों की क्रिया करने में सहायता मिलती है। पाचक रस प्रोटीन को देखिएगा, ये जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो एनसीईआरटी से डायरेक्ट हिट करता है। मैक्सिमम क्वेश्चन जैसे कि अगर एग्जाम हो रहा है तो उसमें कम से कम 90% क्वेश्चन जो होता है एनसीईआरटी, 90% नहीं बोल सकते, 100% बोल सकते हैं कि एनसीईआरटी से होता है। और ये सब जो छोटे छोटे लाइन से ही क्वेश्चन को दे दिया जाता है। पाचक रस प्रोटीन को, जैसे कि पाचक रस जठर रस, पाचक रस को ही जठर रस बोलते हैं, आमाशय से निकलता है। प्रोटीन को सरल पदार्थों में क्या करता है, विघटित करता है। किसको विघटित करता है, प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित करता है। आप देखेंगे कि इसको क्षुद्रांश के बारे में देखेंगे। अब किसके बारे में देखेंगे, क्षुद्रांश। क्षुद्रांश को क्या बोलते हैं, छोटी आंत बोलते हैं। छोटी आंत के बारे में देखेंगे। क्षुद्रांश लगभग 7.5 मीटर लंबी एक अत्यधिक कुंडली नली होती है। देखिए ये क्षुद्रांश का दे देगा। कभी कभी क्षुद्रांश की लंबाई भी एग्जाम में पूछता है। कि बोले तो कि आपको कि मैक्सिमम क्वेश्चन एनसीईआरटी से वही देखने को मिलता है, और एनसीईआरटी ही फॉलो करना बेस्ट होता है। जैसे कि ये सब क्वेश्चन है देखने को डायरेक्ट एग्जाम में मिलेगा। क्षुद्रांश लगभग 7.5 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडली नली है। यह यकृत एवं अग्नाशय से स्रावित रस प्राप्त करता है। इसके अतिरिक्त इसकी भित्ति से भी कुछ रस स्रावित होता है। यह यकृत से स्रावित रस लेता है और अग्नाशय से स्रावित रस लेता है, और ये भी कुछ रस को स्रावित करता है। अब देखते हैं आगे क्या बोलता है। यकृत जो गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि होती है, जो उदर के ऊपर दाहिनी ओर स्थित होता है। ये कभी कभी डायरेक्शन भी यकृत का देता है। तो यकृत कहाँ पे होता है, उदर के ऊपर भाग में दाहिनी ओर अवस्थित होता है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, इस शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी, यकृत हो जाएगा। यह पित्त रस स्रावित करती है तथा एक थैली से संग्रहित होता है। इसे क्या बोलते हैं, पित्ताशय बोलते हैं। पित्त रस जो है वसा के पाचन में महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। देखिए यहाँ पे दिया पित्त रस जो है वसा के पाचन में महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। और जठर रस जो है प्रोटीन को सरल भागों में टूटता है। ये सब क्वेश्चन को नोट करते रहिएगा आप अपनी कॉपी पे, ताकि याद रहे। अग्नाशय हल्के पीले रंग की एक बड़ी ग्रंथि है। देखिए ये भी दे गया। अग्नाशय यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, और अग्नाशय हल्के पीले रंग की ये सबसे बड़ी ग्रंथि है, जो अमाशय के ठीक नीचे होता है। अमाशय रस जो होता है कार्बोहाइड्रेट में प्रोटीन की क्रिया करता है तथा इसके सरल रूप में परिवर्तित करता है। आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन क्षुद्रांश से निचले भाग में पहुंच जाते हैं, जहां आंत्र रस पाचन क्रिया के पूर्ण कर देता है। कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे ग्लूकोज में परिवर्तित होता है। वसा जो है अम्ल एवं ग्लिसरॉल तथा प्रोटीन एमिनो अम्ल में परिवर्तित होता है। जैसे देखिए इसमें हर चीज़ में अलग अलग दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, वसा जो है कार्बोहाइड्रेट जो है सरल शर्करा एवं ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित होता है। वसा जो है वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में परिवर्तित होता है। प्रोटीन जो है अमीनो अम्ल में परिवर्तित होता है। और ये सब कहाँ होता है, अग्नाशय के द्वारा स्रावित रस के द्वारा होता है। अब देखते हैं आगे क्या बोलता है। एक विलक्षण एक नोट दिया हुआ है, जो कि इसके इम्पोर्टेंट होता है। इससे भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। एक विलक्षण दुर्घटना द्वारा अमाशय की कार्य प्रणाली की खोजी गई थी। सन कितना, 1822 ईस्वी में। एलेक्सिस सेंट मार्टिन नामक व्यक्ति को गोली लगने के कारण बुरी तरह से घायल हुआ। गोली के बच्छ जो है क्षतिग्रस्त हो गया तथा अमाशय में एक छिद्र हो गया। उसे विलियम ब्यूमोट नामक अमेरिकी वैज्ञानिक चिकित्सक के पास ले गया। चिकित्सक ने उसकी जान तो बचा ली, परंतु यह अमाशय का छिद्र भली भांति बंद न कर सका तथा उस छिद्र की पट्टी से ढक दिया। छिद्र को पट्टी से ढक दिया तथा ब्यूमोट को छिद्र में से अमाशय के अंदर झांकने पर दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ। उसने कुछ रोचक परीक्षण किया। ब्यूमोट ने देखा कि अमाशय भोजन का मंथन कर रहा है। इसकी भित्ति के तरल स्रावित हो रही है, जो भोजन को पचा सकता है, तथा उसमें यह भी देखा गया कि अमाशय क्षुद्रांश में तभी खुलता है जब अमाशय में भोजन का पाचन पूरा हो जाता है। अब देखते हैं क्षुद्रांश में अवशोषण देखेंगे। क्षुद्रांश में क्या क्या अवशोषण होता है। अब जैसे देखते हैं हमको दिया हुआ है पचा हुआ भोजन अमाशय। अब पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर क्षुद्रांश की भली भांति एक रुधिर वाहिका में चला जाता है। ठीक है, रुधिर वाहिका में चला जाता है। इस प्रक्रम को क्या बोलते हैं, अवशोषण हुआ। पचा हुआ भोजन के जो है स्थिति रुधिर वाहिका में चला जाता है। इस प्रक्रम को क्या बोलते हैं, अवशोषण बोलते हैं। क्षुद्रांश की आंतरिक भित्ति पर देखिए यहाँ पे दिया हुआ, कहाँ पे,
क्षुद्रांश की आंतरिक भित्ति पर एक अंगुली के समान में उभरी हुई संरचना होती है जिसको क्या बोलते हैं, दीर्घ रोम बोलते हैं या रसंकुर बोलते हैं। ये सब जो लाइन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये सबको देखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये सब एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट हिट करता है। जैसे क्षुद्रांश दे दिया, अगर एग्जाम में दे दिया कि उसको दीर्घरोम तथा रसंकुर कहते हैं, अगर क्वेश्चन के अनुसार रहेगा तो दीर्घरोम भी बोलते हैं, क्षुद्रांश को रसंकुर भी बोलते हैं, क्षुद्रांश भी बोलते हैं। कि आप अनुमान लगा सकते हैं कि दीर्घरोम की आंत्र में क्या भूमिका होती है। दीर्घरोम पचे हुए भोजन को अवशोषण हेतु तल क्षेत्र बढ़ा देता है तथा प्रत्येक दीर्घरोम में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाएं जाल फैला होता है। दीर्घरोम की सतह से पचे हुए भोजन अवशोषित होता है तथा यह रुधिर वाहिका में चला जाता है। दीर्घरोम से जब पचे हुए भोजन होता है अवशोषित होकर के कहाँ चला जाता है, रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। अवशोषित पदार्थ का हस्तांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में होता है। जैसे कि छोटी आंत में जो क्षुद्रांश होता है वो भोजन को पचाता है, अब भोजन पचा करके रुधिर को देता है, रुधिर मतलब ब्लड को दे देता है, और ब्लड जो है शरीर के पूरे भाग में फैला रहता है, और वहाँ पे जिसको जिस पार्ट को जो चीज़ ज़रूरत होता है वहाँ पे वो प्रोवाइड करता है। कौन करता है, रक्त देता है। अब देखते हैं जटिल उपयोगी पदार्थों को बनाने में किया जाता है यह प्रक्रम को क्या बोलते हैं, स्वांगीकरण बोलते हैं। इस प्रक्रम को क्या बोलेंगे, स्वांगीकरण बोलते हैं। स्वांगीकरण किसको बोलते हैं, जहाँ उसका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है, जहाँ उसका उपयोग जटिल पदार्थों के बनाने में उपयोग करते हैं, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, स्वांगीकरण बोलेंगे। इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, स्वांगीकरण बोलेंगे। ग्लूकोज कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में होता है तथा ऊर्जा मुक्त करते हैं। कोशिकाओं में उपस्थित जो होता है ग्लूकोज का विघटन किस में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में होता है। ऑक्सीजन की सहायता से किस में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में होता है। भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं होता पता अथवा अवशोषण नहीं होता है बृहदंत्र में भेज दिया जाता है। बृहदंत्र मतलब कि जो छोटी आंत के बाद जो जो नहीं पचा भोजन उसको कहाँ भेज दिया जाता है, बड़ी आंत में भेज दिया जाता है। बृहदांत्र क्षुद्रांश की अपेक्षा चौड़ी, बृहदांत्र जो होता है क्षुद्रांश की अपेक्षा चौड़ी एवं छोटी होता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए कि बृहदांत्र जो होता है क्षुद्रांश की अपेक्षा चौड़ी होता है या पतली होता है, बड़ी होता है, छोटी होता है, तो ये आपको देखने को मिलेगा। यह लगभग 7.5 मीटर लंबी होती है। 7.5 मीटर कौन होती है, बड़ी आंत 7.5 मीटर लंबी होती है, और छोटी आंत कितना होता है, बड़ी आंत जो होता है 1.5 मीटर लंबी होती है, और छोटी आंत जो होता है 7.5 मीटर लंबी होती है। वो गौर कीजिएगा क्या कि बड़ी आंत जो होता है 1.5 मीटर लंबी होती है, और छोटी आंत जो होती है 7.5 मीटर लंबी होती है। कभी कभी एग्जाम में ये भी क्वेश्चन देखने को मिलता है, और जो 7th क्लास के बच्चे हैं उन लोगों को तो पूरा देखने को, पूरा डिटेल्स में लिखने को मिलेगा एग्जाम में। तो आप भी इस चीज़ को ध्यान से देखते रहिएगा। इसका मुख्य कार्य जल तथा लवणों का अवशोषण होता है। जल तथा लवणों का अवशोषण होता है। बड़ी आंत का काम क्या है, जल तथा लवणों का अवशोषण का काम होता है। बस जल और लवण का अवशोषण का काम किसका होता है, बड़ी आंत का भी होता है। और क्या बोलता है, कार्य होता है अवशोषण करता है तथा अपचित पदार्थ को, जो पचित पदार्थ नहीं अपचित पदार्थ को मलाशय में चला जाता है तथा अर्धठोस मल के रूप में बाहर निकल जाता है। अर्धठोस मल के रूप में होता है। यह समय समय पर गुदा द्वारा यह मल बाहर निकल जाता है। इसे क्या बोलते हैं, निष्कासन बोलते हैं। इसे निष्कासन बोलते हैं। अब देखेंगे घास खाने वाले जंतु में पाचन किस प्रकार होते हैं। अब तो वो तो हम देख लिए जंतु में, मनुष्य में देख लिए कि पाचन किस प्रकार का होता है। अब देखेंगे घास खाने वाले जंतु में पाचन किस प्रकार होते हैं। क्या आपने गाय भैंस को खाने वाले शाकाहारी गाय भैंस तथा घास खाने वाले शाकाहारी अन्य जंतुओं को देखा है, वे उस समय भी लगातार जुगाली करते रहते हैं जब वे न खा रहे। वास्तव में वे पहले घास को जल्द निगल कर अमाशय के एक भाग में भंडारित रहते हैं तथा यह रूमेन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, रूमेन कहलाते हैं। कहाँ पे रूमेन का, तो वे पहले घास जो जल्दी निगल कर अमाशय में एक भाग में भंडारित होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, उसे हम रूमेन बोलते हैं।
रूमेनेट रूमिनेट में आमाशय 4 भाग में बटा होता है। रूमिनेट में आमाशय जो है कितना भाग में बटा है, 4 भागों में रूमिनेट में आमाशय बटा होता है। रूमिनेट किस में होता है, जो शाकाहारी जंतु में रूमिनेट पाया जाता है। रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है। रूमेन में जो है भोजन का आंशिक पाचन होता है जिसे जुगाली कहते हैं, परंतु बाद में जंतु इसको छोटे छोटे पिंडों के रूप में पुनः मुख में लाते हैं, धीरे धीरे इसको मुख में लाते हैं तथा जिसे वह चबाता रहता है। इस प्रक्रम को क्या बोलते हैं, रोमंथ बोलते हैं। जुगाली के रूप में भोजन को पूरी तरह से पाचन नहीं किया जाता है और जो रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है उसे क्या बोलते हैं, जो आंशिक पाचन होता है उसे क्या बोलते हैं, जुगाली कहते हैं। जुगाली कहते हैं या कड कहते हैं, कड भी बोला जाता है। परंतु बाद में जंतु इसको छोटे छोटे पिंडों के रूप में पुनः छोटे छोटे पिंड बना करके पुनः मुंह में लाते हैं तथा जिसे चबाकर उसे इस प्रक्रम को रोमंथा कहते हैं, रोमंथ कहते हैं। कभी कभी देखेंगे क्या बोलते हैं, दस्त देखें, कभी कभी आपको जल रूपी पतले मल के रूप में निष्कासन की आवश्यकता होती है। हाँ, दस्त के बारे में बताया गया है, क्या बोल रहा है दस्त के बारे में। तथा इस दस्त कहते हैं संक्रमण, यह क्या है, संक्रमण खाद्य विषाक्तता तथा अपच के कारण होता है। भारत में विशेषकर बच्चों में यह अति सामान्य देखा जाता है। चरम अवस्था में यह घातक भी हो सकता है। इसका मुख्य कारण क्या है, शरीर से जल एवं लवण की अत्यधिक क्षति हो जाती है। जब शरीर में जल एवं लवण की अत्यधिक क्षति हो जाता है, इसे सहजता से नहीं टालना चाहिए। चिकित्सक के पास जाने से पूर्व ही रोगी को उबालकर ठंडे किए हुए जल में 1 चुटकी नमक और चीनी का घोल पिला देना चाहिए। इसे जीवन रक्षक घोल तथा ORS कहते हैं। अब ORS क्या बोलते हैं, कभी कभी दे देगा कि ORS को क्या बोलते हैं, जीवन रक्षक घोल किसे बोलते हैं। तो जीवन रक्षक घोल किसे उबालकर ठंडे किए हुए जल में 1 चुटकी नमक और चीनी घोलकर पिलाया जाता है। इसे क्या बोलते हैं, जीवन रक्षक घोल बोलते हैं या ORS बोलते हैं। कि एग्जाम में देखने को ऐसा क्वेश्चन देखने को आजकल बहुत मिलता है, सो ध्यान दीजिएगा इसको। अब देखेंगे इसके बारे में। हम पहले उस टॉपिक को छोड़ दिए थे, लेकिन छोड़ना नहीं है। किसी भी लाइन को जुगाली करना कहते हैं तथा इसे जंतु को रूमेनेट तथा रोमंथ कहलाते हैं। इस प्रकार के रोमंथ कहते हैं तथा उसके बाद रोमनेट आप समझ गए होंगे। घास में सेलुलोज की प्रचुरता अधिक होती है जिसे एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। किसी रूमिनेट अथवा रोमंथी पशु हिरन आदि अथवा रोमंथी पशु हिरन आदि के रूमेन में सेलुलोज का पाचन करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। बहुत से जंतु एवं मानव सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं। बहुत से जंतु भी सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं, मानव भी नहीं कर पाते हैं। हम देखते हैं जानवरों जैसे घोड़ा में क्षुद्रांश एवं बृहदांत के बीच एक थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है जिसे अंधनाल कहते हैं। भोजन में सेलुलोज का पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणुओं द्वारा किया जाता है जो मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होता है। मनुष्य नहीं करता है। किसका पाचन मनुष्य नहीं करता है, तो सेलुलोज का पाचन मनुष्य में नहीं हो पाता है। अब हम देखें बहुत से ऐसे प्राणी होते हैं, बहुत से ऐसे सूक्ष्म प्राणी है जिसमें न तो मुख होता है और न ही पाचन तो होता है, फिर भी वो किस प्रकार भोजन को अंतर्ग्रहण करते हैं, वो पाचन करते हैं। आप भोजन ग्रहण करने की एक अन्य रोचक विधि को ध्यान में देखेंगे जिसमें मुंह भी नहीं होता है, फिर भी वो भोजन को ग्रहण कर लेते हैं। अब किस तरह से करते हैं देखते हैं। अमीबा में संभरण एवं पाचन। अमीबा के बारे में देखते हैं। अमीबा जलाशय में पाए जाने वाले एक कोशिकीय जीव है। अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है, एक गोल संघन केंद्र और केंद्रिका होता है। एक कोशिकीय जीव है, इसके बारे में हम आगे चर्चा किए हुए हैं। द्रव में बुलबुले के समान अनेक धमनियाँ होती हैं। अमीबा निरंतर अपनी आकृति को क्या बदलती रहती है कि अमीबा की आकृति कोई निश्चित नहीं होती है, न अमीबा की आकृति जो होती है अनिश्चित होती है। यह एक अथवा अधिक अंगुली के समान प्रवर्धन निकालता है तथा जिन्हें क्या बोलते हैं, पादप बोलते हैं। पादप अर्थात कृत्रिम पाँव कहते हैं जो इन्हें गति देने में, भोजन पकड़ने में सहायता करता है। अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों का आहार करता है। जब इसे भोजन की आभास होता है तो यह खाद्य कण के चारों ओर पादप विकसित करके इसे निगल लेता है तथा पदार्थ इसे खाद्य धानी में फंस जाता है।
खाद्यान्नी में फंस जाता है। खाद्यान्नी में ही पाचक रस स्रावित होते हैं। ये खाद्य पदार्थ प्रक्रिया करके सरल पदार्थों में बदल देते हैं। पचा हुआ खाद्य पदार्थ धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है। अवशोषित पदार्थ अमीबा की वृद्धि रख रखाव की गुणवत्ता के लिए उपयोग होता है। बिना पचा अपशिष्ट रस धानी द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। भोजन के पाचन का आधारभूत प्रक्रम सभी प्राणियों में समान होता है। आपने देखा इस चैप्टर में आपने देखा जिसे खाद्य पदार्थ सरल पदार्थों में परिवर्तित किए जाते हैं एवं ऊर्जा विमुक्त होते हैं। खाद्य पदार्थों से सरल पदार्थ जटिल पदार्थों से सरल पदार्थों में विघटित कर करके ऊर्जा को मुक्त किया जाता है। अगले अध्याय में अपने आंत्रतंत्र अवशोषण खाद्य पदार्थ तथा शरीर के अन्य भागों का स्थानांतरण के विषय में पढ़ेंगे। इस तरह से हमने इस चीज़ को देख लिया। अब देखते हैं हम इसके बारे में कुछ शॉर्ट टर्म दिया रहता है उसका देख लेते हैं। कुछ शॉर्ट टर्म शब्द देख लेते हैं जो कि इस बुक का पूरी तरह से निचोड़ होता है। अवशोषण क्या होता है? अवशोषण खाद्य पदार्थ जैसे जो भोजन हमने किए उससे न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं? खनिज लवणों को अवशोषण कर लिया जाता है। अवशोषण का अमीन निष्कासन की किससे कहते हैं? जो अनपचे भोजन हो गए, जो अवशिष्ट पदार्थों का निष्कासन शरीर से बाहर निकालना निष्कासन कहलाएगा। ग्रसिका क्या हो गया? ग्रसिका जो होता है मुख के बाद ग्रसिका हो जाए, भोजन को अमाशय में लेकर जाता है, ग्रसिका कहला जाएगा। अमीनो अम्ल जो है कि कहाँ पे प्रोटीन को अमीनो अम्ल में तोड़ता है, वहाँ हो गया वसा अम्ल हो गया, वसा वाला हो गया। अग्नाशय हो जाए, अग्नाशय की आकृति जे टाइप का होता है। इससे अग्नाशय से ही क्या HCl हाइड्रोक्लोरिक रस स्रावित होता है। अब क्या बोलते हैं? स्वांगीकरण कहाँ पे यूज किया गया है? स्वांगीकरण यूज किया है कहाँ? रुधिर के द्वारा रुधिर के द्वारा जो होता है खनिज लवणों को पूरे बॉडी में संचारित किया जाता है और जो जहाँ उसका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है, इस प्रक्रम को क्या बोलेंगे? स्वांगीकरण बोलेंगे इस प्रक्रम को। खाद्यान्नी हो गया। खाद्यान्नी कहाँ यूज होता है? इसमें यूज होता है खाद्यान्नी इसमें यूज हो जाता है अमीबा वाले में। जो अमीबा खाना खाता है। अग्रचवर्णक हो गया किसका? अग्रचवर्णक के दांत में देखते पितरस यकृत से स्रावित होता है। पित्ताशय वहीं पे है। पदाव हो गया। मुख गोहिका हो गया। मुख गोही से भोजन को लिया जाता है। कृदंक हो गया दांत का। रुमेन हो गया। रुमेन किस में यूज होता है? तो रुमेन होता है शाकाहारी जीव जंतु में होता है। रदनक हो गया दांत का भाग हो गया। सेलुलोज है जैसे शाकाहारी जीव जो हैं जैसे भैंस हो गए, गाय हो गए, ये सब किसको खाते हैं? घास खाते हैं। घास में क्या होता है? सेलुलोज है। सेलुलोज एक प्रकार का क्या है? कार्बोहाइड्रेट होता है। यकृत, तो यकृत से पित्तरस से स्रावित होता है। लाल ग्रंथि कहाँ होते हैं? मुख में होता है। लाल ग्रंथि इसी को बोलते हैं। लाल ग्रंथि भी इसी को बोलते हैं। पाचन तंत्र में बहुत से हिस्से हो गए। पाचन तंत्र में कौन कौन से हिस्से हो गए उसके बारे में बताया गया। चवर्णक और दीर्घरोम दिया है। दीर्घरोम कहाँ होता है? दीर्घरोम होता है छोटी आंत में एक भिलाई की आकृति का होता है, उसे क्या बोलते हैं? दीर्घरोम होते हैं। यही जो होता है ये छोटी आंत में ही दीर्घरोम ही होता है जो खनिज लवण को अवशोषित कर करके रक्त में देता है। रक्त जो है पूरे बॉडी को जिसको जिस पार्ट को जो ज़रूरत होता है उसको पहुंचाने का काम करता है। संवहन का काम करता है। कौन सा? रक्त ही काम करता है संवहन का। अब देखते हैं हम आपने क्या सीखा। जंतु पोषण में पोषण आवश्यकताएं भोजन अंतर्ग्रहण की विधियाँ इस शरीर में इसका उपयोग सम्मिलित है। आहार नाल तथा स्रावी ग्रंथियां संयुक्त रूप से मानव में पाचन तंत्र के निर्माण करती है। मुख गोहिका हो गया, ग्रसिका हो गया, अमाशय हो गया, क्षुद्रांश हो गया, बृहदांत्र हो गया जो मलाशय में समाप्त होते हैं तथा गुद्दा सम्मिलित होता है। पाचक रस से स्रावित करने वाले ग्रंथि कौन कौन से हैं? पाचक रस स्रावित करने वाले ग्रंथि कौन से? लाल ग्रंथि हो गई, यकृत हो गया और अग्नाशय हो गया। अमाशय की भीति एवं क्षुद्रांश की भीति के अमाशय की भीति एवं क्षुद्रांश की भीति से भी पाचक रस स्रावित होता है। पाचक रस कहाँ से स्रावित होता है? तो लाल ग्रंथि होगा। मेन रूप से तीन जगह से होगा। कौन सा? लाल ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय हो जाएगा। उसके बाद अमाशय और क्षुद्रांश की भीति से भी पाचक रस स्रावित होते हैं। विभिन्न जीवों में भोजन करने की विधियाँ भी भिन्न भिन्न होती है। जैसे पोषण का जटिल प्रक्रम जिसमें अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण तथा निष्कासन होता है। मंड और कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख में ही प्रारंभ होता है। जैसे कि मंड और कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह में ही प्रारंभ हो जाता है।
प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? अमाशय में होता है। यकृत द्वारा स्रावित पित्त अग्नाशय स्राव एवं क्षुद्रांश भित्ति द्वारा स्रावित पाचक रस की क्रिया से भोजन के सभी घटकों के पाचन क्षुद्रांश के रूप में होता है। क्षुद्रांश की लंबाई कितना होता है? छोटी आंत की लंबाई कितना है? 7.5 मीटर होता है। बड़ी आंत की लंबाई कितना है? 1.5 मीटर होता है। जल एवं कुछ लवण कुछ लवण जो है बृहदांत्र में अवशोषित होता है। अवशोषित पदार्थ के विभिन्न भागों को क्या बोलते हैं? स्थानांतरित कर दिया जाता है। बिना पचे अवशिष्ट जिसका अवशोषण नहीं होता मल के रूप में गुदा तथा शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। अब देखते हैं आगे कौन सा दिया है। गाय भैंस एवं हिरन जैसे घास वाली जंतु रोमंथ कहलाती है। जैसे कौन कौन से बोल रहे हैं? गाय भैंस हिरन जैसे घास वाले जंतु क्या बोलते हैं? रोमंथ बोलते हैं। रोमंथ को रूमिनेट कहलाते हैं। वे पतियों का अंतर्ग्रहण तीव्रता से करके उन्हें निगल लेते हैं तथा रूमेन में भंडारित कर लेते हैं तथा अंतराल के बाद भोजन को पुनः मुख में लाते हैं। जैसे धीरे धीरे जुगाली करके उसको पचाते हैं। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण पदार्थ की सहायता से होता है तथा पाचन खाद्य धानी से होता है। अमीबा के बारे में एक लाइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको वंस अगेन हम देखेंगे। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसकी सहायता से होता है? पदार्थ की सहायता से भोजन का अंतर्ग्रहण होता है तथा पाचन किसकी सहायता? खाद्य धानी से क्या होता है? पाचन होता है। इसी तरह से हमारा एनसीईआरटी क्लास 7 का चैप्टर 2 के क्या बोलता है? मनुष्यों में मतलब कि प्राणियों में एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर 2 देखेंगे। प्राणियों में पोषण हमारा समाप्त होता है। इसी तरह से हम नेक्स्ट चैप्टर अगले दिन देखेंगे कौन सा? ऊष्मा है। ऊष्मा के बारे में हम देखेंगे। इसी तरह से हमारा एनसीईआरटी का सीरीज जो अब कंटिन्यू कर दिया जाएगा। डेली एक वीडियो आपको अपलोड करके दिया जाएगा इस पे। और हाँ, एग्ज़ाम ओरिएंटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी को पढ़ना। आप हल्के में ना ले इसे, क्योंकि एग्ज़ाम से डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से हिट करते हैं। जैसे कि हम आपको वीडियो के अंदर में बताते जाते हैं कि कहाँ से एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने वाला क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते रहता है। और क्लास 7 के बच्चा को हम बता देना चाहते हैं कि आप लाइन बाय लाइन 1 से 2 से 3 बार बुक को पढ़ें, आपको पूरी तरह से बुक का याद हो जाएगा। और बुक के पढ़ने के बाद हमारा एक बार वीडियो को देख ले। वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने वीडियो में हर एक चीज़ को क्लैरिफाई किया है अच्छे तरीक़े से। और इसी तरह से हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, जो कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को पिन किया रहता है। आप उससे जुड़े और लेटेस्ट अपडेट के लिए जुड़ते रहे। वहाँ रेगुलर वाइज में टेस्ट भी चलते रहता है। सो थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद।